जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। हम अपनी भारतीय भूगोल की कक्षा को आज आगे बढ़ाते हुए हम बृहद हिमालय को कवर करने वाले हैं। इसके पहले तक की वीडियो में हमने हिमालय के सामान्य परिचय के बारे में समझा था। तो आज हम हिमालय पर्वत की सबसे प्रमुख सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है बृहद हिमालय, आज हम उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बृहद हिमालय। देखिए, बृहद हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। मैंने हिमालय पर्वत में आपको 3 श्रेणियों के बारे में बताया था। हिमालय पर्वत में आपको मुख्यतः 3 श्रेणियों के बारे में बताया गया था। सबसे पहली जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं बृहद हिमालय, दूसरी जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय, और तीसरी जो श्रेणी है उसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हिमालय पर्वत में हमने 3 श्रेणियों के बारे में हिमालय के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने जानकारी अर्जित की थी, जिसमें आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय पर्वत में आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत की यह सबसे उत्तरी श्रेणी है। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय। अब इसको हम 2 नामों से संबोधित करते हैं। इसे हम बृहद हिमालय और एक महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसे बृहद और महान हिमालय कहने का उद्देश्य क्या है? तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये बृहद हिमालय है आपकी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय पर्वत की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक, जिसका विस्तार आपके भारत, नेपाल, भूटान और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र चाइना वाले क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो आप इतना समझिएगा कि जो बृहद हिमालय है इसे बृहद या महान हिमालय या ग्रेट हिमालयन रेंज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। दुनिया के सबसे ऊंचे जो शिखर हैं वो आपके इसी पर्वतमाला में विस्तृत है। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है? आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, और इंग्लिश में इसे ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर एक इसका और अन्य नाम है, इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाद्री हिमालय इसे क्यों कहा जाता है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 से लेकर 6100 मीटर तक है। ठीक, और हमने सामान्य जानकारी में एक चीज़ हमने समझा था कि कोई भी पर्वत श्रेणी है, कोई भी पर्वत शिखर है, यदि वह 5500 मीटर से अधिक ऊंचा है, कितने? इस 5500 मीटर से यदि अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो उसके ऊपर वाले क्षेत्र पर किसका जमा हो जाता है? बर्फ वाले क्षेत्र का जमा हो जाता है। उसके ऊपर वाले क्षेत्र पर बर्फ का जमा हो जाता है। तो बृहद हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें पाए जाने वाले जो पर्वत हैं आपने देख रखा है कि इसकी औसत ऊंचाई 6000 से 6100 मीटर से अधिक है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? 5500 मीटर से भी ऊपर हो तो उस पर बर्फ का जमा हो जाता है। तो जब बृहद हिमालय में हिमपात होता है, हिम वर्षा होती है, तो इसमें पाई जाने वाली श्रेणियों पर बर्फ का जमा हो जाता है, अर्थात यह क्षेत्र हिम आच्छादित हो जाता है, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हो जाता है। तो जो बृहद हिमालय का जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पर्वतों की ऊंचाई औसतन 6000 से अधिक है। ठीक, जिस कारण इस क्षेत्र में यदि हिम वर्षा होती है तो ये पर्वतीय क्षेत्र पूर्णतः किससे ढक जाते हैं? बर्फ से ढक जाते हैं। इस कारण इस पर्वत को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो हमने बृहद हिमालय के 3 नाम को जाना, एक बृहद हिमालय, दूसरा महान हिमालय और तीसरा हिमाद्री, और इंग्लिश में इसे ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। दुनिया की एक ऐसी श्रृंखला है, तो दुनिया की यह सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, विश्व की यह सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इसी में आपका माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे प्रमुख शिखर विस्तृत है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपके भारत के पीओके वाले क्षेत्र में ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, उसमें गाडविन ऑस्टिन K2 पर्वत चोटी स्थित है जो कि काराकोरम श्रेणी में है। इस कारण हम काराकोरम श्रेणी को या ट्रांस हिमालयन श्रेणी को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी बृहद हिमालय की श्रृंखला। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं
देखिए, जो बृहद हिमालय है इसकी टोटल लंबाई है, इसकी टोटल की लंबाई की बात की जाए पश्चिम से पूर्व तक जो इसका विस्तार है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये बृहद हिमालय का है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये जो बृहद हिमालय विस्तृत है, इसकी जो टोटल लंबाई है ये कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लंबाई है कितनी है, 2500 किलोमीटर। फिर दूसरी बात आती है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इस पर्वत की कुल चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई आप समझ रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक ये जो इसका फैलाव है, उत्तर से दक्षिण तक का ये जो फैलाव है ये कितना है इसका, 125 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक। कहने का मतलब ये है कि हिमालय पर्वत की जो बृहद हिमालय की श्रेणी है, कहीं कहीं 125 किलोमीटर की चौड़ाई पर विस्तृत है, तो कहीं कहीं 200 किलोमीटर के अंतर्गत चौड़ाई तक विस्तृत है। यानी 125 से लेकर 200 के अंतर्गत किसी भी चौड़ाई क्षेत्र में यह विस्तृत है। ठीक, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 125 से लेकर 200 किलोमीटर के लगभग। ये हो गई इसकी कुल चौड़ाई। कुल चौड़ाई जब पूछेगा तो आपको उत्तर यही देना है, 125 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक। लेकिन यहीं पास अगर प्रश्न घुमा के पूछे कि बृहद हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है, तो बृहद हिमालयन रेंज की जो औसत चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। मतलब टोटल यहाँ से लेकर पूरा का पूरा जो पूर्व तक में विस्तृत जो क्षेत्र है बृहद हिमालय का, इस पूरे पर्वत की औसतन चौड़ाई अगर ज्ञात की जाए तो औसतन चौड़ाई हो जाती है 25 किलोमीटर। ठीक, और कुल चौड़ाई की बात की जाए तो 125 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, फिर औसत ऊंचाई की बात की जाए, मैंने बताया कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं, इसमें जो इस हिमालय पर्वत में जो ये शिखर पाए जाते हैं, ये जो चोटियाँ पाई जाती हैं, इन चोटियों की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी बताई गई है, 6000 से लेकर 6100 मीटर तक। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो औसत ऊंचाई से भी अधिक, लगभग 6000 से लेकर 6100 मीटर से भी अधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, और जिनकी औसतन ऊंचाई हमें कितनी बताई गई है, 6000 से 6100 मीटर तक। ठीक, इस कारण हम इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहते हैं। फिर अब इसमें एक चीज़ और आपको जानना है, ये दुनिया की तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों श्रेणियों में अगर बृहद हिमालय की तुलना की जाए तो इन तीनों श्रेणियों में ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत हिमालय पर्वत में बृहद हिमालय की जो श्रेणी है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है सभी श्रेणियों में। ठीक, चौड़ाई की बात की जाए तो ये सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी भी है, सबसे चौड़ी भी है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और औसतन ऊंचाई भी इसकी सबसे ज़्यादा है। अर्थात दोनों अन्य श्रेणियों से तुलना की जाए तो ये जो श्रेणी है ये सबसे अधिक लंबी, सबसे अधिक ऊंची, सबसे अधिक चौड़ी और औसतन ऊंचाई भी इसकी क्या है, सर्वाधिक है। ठीक, इस कारण ही इसे बृहद या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं में आपको कभी कभी याद रखना, इसकी कभी कभी लंबाई या औसत ऊंचाई जरूर पूछ लेता है। ठीक, अब प्रमुख विशेषता मैंने बता दी कि ये वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ होता है। क्यों? जब हिम वर्षा होती है, आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर जब हिमपात होता है या हिम वर्षा होती है, तो इनमें पाए जाने वाले जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, उन क्षेत्रों पर वह बर्फ क्या हो जाता है, जम जाता है, जिस कारण वो पूरा का पूरा क्षेत्र शिखरों का हिमाच्छादित हो जाता है। इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। तो वर्ष भर ये बर्फ से ढका हुआ होता है। तो आप ये बताइए, कोई पर्वत शिखर यदि बर्फ से ढका हुआ होगा तो क्या उन पर्वत क्षेत्रों पे वनस्पति का विकास होगा? तो याद रखिएगा, ये वर्ष भर बर्फ से ढके हुए होते हैं, तो इन क्षेत्रों में ग्लेशियर जरूर पाए जाते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में, बृहद हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों का जरूर विस्तार होता है, हिमनदों का जरूर विस्तार है, लेकिन इन क्षेत्रों पर वनस्पति का विस्तार नहीं होता। तो बृहद हिमालय हिमालय पर्वत की एकमात्र श्रेणी है जिस पे वनस्पति का अभाव है।
ठीक, इतना याद रखिएगा। क्यों अभाव है? क्योंकि ये हिम आच्छादित क्षेत्र होता है, इनमें बर्फ पूर्णतः ढका हुआ होता है। ठीक, आगे एक चीज और समझते हैं, इनमें कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, इस पे आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। आर्कियन क्रम जो चट्टान है, आपने आग्नेय क्रम की चट्टान का नाम सुना होगा। आग्नेय क्रम की चट्टान, इसे हम प्राथमिक शैल के नाम से भी जानते हैं। जो आग्नेय क्रम की चट्टानें होती हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टान है। जब लावा यानी मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर निकला लावा के रूप में और ठंडा हुआ, तो जो सबसे पहले ठंडे होने के बाद जो सबसे पहली चट्टान निर्मित हुई थी, उसे हम आग्नेय क्रम की ही चट्टान कहते हैं। और आग्नेय क्रम की चट्टान का ही रूप क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान। क्योंकि आग्नेय क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन युग में हुआ था, इस कारण इन चट्टानों को हम आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। और इनका निर्माण लावा से हुआ था, इस कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो बृहद हिमालय की श्रेणी है, इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है और इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। और आर्कियन क्रम की कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं बृहद हिमालय में? तो ग्रेनाइट और नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, तो बृहद हिमालय में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं आपके बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है। बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बृहद हिमालय की अगर शुरुआत की जाए, तो आप यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एक झील है मानसरोवर झील। यहाँ पास एक झील है तिब्बत वाले क्षेत्र पर, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। मानसरोवर झील से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बारे में मैंने बताया था कि ये यूरेशियन प्लेट में प्रवाहित होने वाली नदी है, अर्थात ये दुनिया की प्राचीन नदियों में से एक है और ये हिमालय को काटकर प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये जो सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलते हुए आपके पीओके वाले क्षेत्र पर जब बृहद हिमालय से गुजरती है, तो बृहद हिमालय को काटकर अपने मार्ग का निर्माण करती है। ठीक, तो जब कोई भी नदी किसी भी पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित करते हुए प्रवाहित होती है, तो वह पर्वतीय क्षेत्र लगातार नदी के प्रवाह से क्या हो जाता है? कटने लग जाता है और एक खाई का रूप धारण कर लेता है। तो जो ये खाई निर्मित होती है किसी पर्वतीय क्षेत्र को जब नदियों द्वारा काटकर जब एक रास्ता निर्मित किया जाता है, एक खाई का निर्माण किया जाता है, उस खाई को हम गार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी के द्वारा पीओके वाले क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र में सिंधु नदी बृहद हिमालय को काटकर एक सकरी खाई का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए ये है पर्वत श्रृंखला और यहाँ से आ रही नदी, और इस क्षेत्र से लगातार कोई नदी प्रवाहित हो रही है। लगातार ये नदी प्रवाहित होने के कारण हजारों साल तक जब ये नदी इस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित हुई, तो एक समय ऐसा आया कि ये पर्वतीय क्षेत्र जो था कुछ इस आकृति में आ गया कि बीच वाला पोर्शन क्या हो गया? कट गया, नदी के द्वारा काट दिया गया और नदी ने अपने प्रवाह क्षेत्र का निर्माण कर लिया और एक खाई का निर्माण हुआ। नदी ने इस पर्वतीय क्षेत्र को काटकर एक सकरी खाई का निर्माण कर दिया और इसी सकरी खाई को हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक, तो गार्ज शब्द हमेशा याद रखिएगा, जब नदी द्वारा किसी पर्वतीय क्षेत्र को काटकर खाई का निर्माण किया जाता है, उसी को हम गार्ज कहते हैं। और ऐसा करने वाली, भारत में प्रवेश करने वाली 3 नदियां हैं जो गार्ज का निर्माण करती हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम बात कर रहे थे सिंधु नदी की पीओके वाले क्षेत्र पर आपके हिमालयन क्षेत्र को काटकर, बृहद हिमालय को काटकर सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती? सिंधु नदी। तो मान लीजिए अगर ये है हिमालय पर्वत, बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय में इस क्षेत्र पर ये नदी आई और इस पर्वतीय क्षेत्र को यहाँ पास से क्या कर दी? काट दी। ठीक, तो यहाँ पास क्या निर्मित हो गई? आपकी खाई, और इस खाई को नाम क्या दिया गया? सिंधु नदी गार्ज। सिंधु नदी गार्ज। सिंधु नदी गार्ज का निर्माण किसने किया? सिंधु नदी ने किया। ठीक,
और ये सिंधु नदी गार्ज विस्तृत कहाँ है, तो ये याद रखिएगा पीओके, भारत का वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र, गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से अधिकार कर लिया था। तो सिंधु नदी गार्ज का विस्तार कहाँ है, आपके पीओके वाले क्षेत्र में। अब जैसे ही ये सिंधु नदी द्वारा हिमालय पर्वत को काटा जाता है तो इसका जो बृहद हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है, बृहद हिमालय से अलग होकर कहाँ विस्तृत हो जाता है, पाकिस्तान में विस्तृत हो जाता है। सिंधु नदी क्या करती है कि इस बृहद हिमालय को काटकर सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिससे उस कटाव के कारण आपके बृहद हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार होता है वो कटकर पाकिस्तान में विस्तृत हो जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो सुलेमान पर्वत है वो बृहद ही हिमालय का अंग है, बृहद हिमालय का ही अंश है, जो सिंधु नदी गार्ज के द्वारा आपके बृहद हिमालय से पृथक होता है या अलग होता है, ठीक, जिसका विस्तार कहाँ है, आपके पाकिस्तान में। ठीक, तो यहाँ पास हो गया सिंधु नदी गार्ज, और इसके बाद जो श्रेणी विस्तृत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत। उसे क्या कहा जाता है, सुलेमान पर्वत। लेकिन मुख्य रूप से बृहद हिमालय स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंधु नदी गार्ज से, और सिंधु नदी गार्ज के बाद जो अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत श्रृंखला। अब सिंधु नदी गार्ज से लेकर अब यही मानसरोवर झील से एक नदी और उद्गमित होती है और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से यहाँ से एक नदी और निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से वो भारत में प्रवेश करती है। उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसके मार्ग में भी बृहद हिमालय पड़ता है। तो ये भी अपने मार्ग में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी भी उस पर्वतीय क्षेत्र से लगातार जब प्रवाहित होती है तो उस पर्वतीय क्षेत्र को काटकर सकरी खाई का निर्माण कर देती है। जिस प्रकार सिंधु नदी पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र में बृहद हिमालय को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बृहद हिमालय को काटकर एक सकरी खाई का निर्माण करती है। तो यहाँ पास एक और सकरी खाई किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र ये गार्ज यहाँ पास निर्मित करती है जो सकरी खाई है। तो इस गार्ज को ब्रह्मपुत्र गार्ज या दिहांग गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, इस गार्ज को ब्रह्मपुत्र गार्ज या दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक फिर से सकरी खाई निर्मित किया जाता है और अपने मार्ग का ये नदी निर्माण करती है और उस सकरी खाई को ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज या दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। अब ये बताइए कि ये जो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र है, जब ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा काट दिया जाएगा तो हिमालय का जो पश्चिमोत्तर का जो विस्तार था वो भी कहीं ना कहीं, जिस प्रकार सुलेमान यहाँ अलग हुआ था उसी प्रकार इससे भी कोई पर्वत श्रृंखला अलग होगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज से हिमालय पर्वत, बृहद हिमालय का एक हिस्सा अलग होकर कहाँ विस्तृत हो जाता है, आपके दक्षिण में। बृहद हिमालय से अलग होकर एक हिस्सा दिहांग गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज से पृथक होकर बृहद हिमालय का एक हिस्सा म्यांमार देश में दक्षिण में मुड़कर विस्तृत हो जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। तो अराकान योमा पर्वत जो कि म्यांमार देश में विस्तृत है और ये बृहद हिमालय का ही भाग है, यानी हिमालय पर्वत का ही भाग है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज या दिहांग गार्ज के द्वारा पृथक कर दिया जाता है बृहद हिमालय से, और इसी के दक्षिणी विस्तार को हम अराकान योमा कहते हैं। ठीक, और पश्चिम में हमने क्या देखा, इसके सिंधु नदी गार्ज से अलग होकर एक पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में विस्तृत हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान का सुलेमान पर्वत और म्यांमार का अराकान योमा पर्वत हिमालय पर्वत का ही भाग है, यानी बृहद हिमालय का ही हिस्सा है, जो कि सिंधु नदी गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज द्वारा पृथक हो जाते हैं। इन दो नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को काट कर जो खाई बनाई जाती है, इस खाई से ये क्षेत्र अलग हो जाता है।
जाते हैं। ठीक, तो हमारे बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कभी यह प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा सिंधु नदी गार्ज पीओके, सिंधु नदी गार्ज पीओके से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश या तिब्बती क्षेत्र पर ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज तक आपके बृहद हिमालय का विस्तार है। तो ये है सिंधु नदी गार्ज, और सिंधु नदी गार्ज से लेकर आपके ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज तक ये कितने किलोमीटर तक फैला है, 2500 किलोमीटर तक फैला है। मतलब ये है सिंधु नदी गार्ज और ये है ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज, और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका विस्तार है 2500 किलोमीटर का, इसी को हम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। ठीक, तो बृहद हिमालय का विस्तार डायरेक्ट पूछ ले कि भौगोलिक विस्तार कहाँ है, तो सिंधु नदी गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज। किन दो पर्वतों का निर्माण कर देते हैं गार्ज, तो एक अराकानियोमा आपके म्यांमार में और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो सिंधु नदी गार्ज है, सिंधु नदी गार्ज के जस्ट बगल में एक शिखर है, एक पर्वत चोटी है जिसे हम कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा या इसी को नागा पर्वत के नाम से जाना जाता है, नंगा या नागा पर्वत। और यहीं पास आपके दिहांग गार्ज के बगल में एक शिखर है जिसे हम नामचा बरवा के नाम से जानते हैं, नामचा बरवा। इनके बारे में आगे ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पास समझ लीजिए कभी कभी ऑप्शन में सिंधु नदी गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज नहीं देता है। तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का जो सबसे पश्चिमी पर्वत है, बृहद हिमालय का जो सबसे पश्चिमी पर्वत है उसे हम नंगा पर्वत कहते हैं, और बृहद हिमालय का जो सबसे पूर्वी पर्वत है उस पर्वत को हम पर्वत चोटी, उस पर्वत चोटी को हम क्या कहते हैं, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक, तो बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, सबसे पश्चिमी शिखर नंगा पर्वत या नागा पर्वत है, उसका भी विस्तार कहाँ है, आपके पीओके वाले क्षेत्र में और जस्ट सिंधु नदी गार्ज के बगल में। तो पश्चिमी पर्वत शिखर हो गया नंगा पर्वत, और पूर्वी पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, आपके बृहद हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर हो जाएगा नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र पर विस्तृत है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि बृहद हिमालय का विस्तार निम्न में से है, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय का विस्तार कभी ऑप्शन में क्या दे देगा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा शिखर तक। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अगर सिंधु नदी गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनके सबसे पश्चिमी पर्वत है नंगा और सबसे पूर्वी पर्वत शिखर है नामचा बरवा। तो बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत या नागा पर्वत से लेकर आपके पूर्व में नामचा बरवा तक है। इसका सबसे पश्चिमी पर्वत शिखर है नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी पर्वत शिखर है नामचा बरवा। इसका विस्तार है आपके पीओके वाले क्षेत्र में और इसका विस्तार है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में। तो ये हो गया इसका भौगोलिक विस्तार। और इसके विस्तार की कंडीशन को समझते हैं। और इसके हम विस्तार को समझते हैं। देखिए, मैंने इसका एक क्षेत्र डिसाइड किया कि यहाँ से लेकर इतने क्षेत्र तक ये विस्तृत है। ठीक, कौन कौन से गार्ज, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज। अब बात करते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है किन दो श्रेणियों के मध्य में है और कौन कौन से गैपों का इन पर्वत श्रेणियों पर विस्तार है। तो देखिए, मैंने ऊपर बताया था कि ऊपर वाले क्षेत्र में आपके जम्मू कश्मीर राज्य में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है उसे हम क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को अगर हम मिला देते हैं, जास्कर को यदि मिला दिया जाता है तो कौन सा हिमालय का निर्माण हो जाता है, ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से भी प्राचीन है और यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक, अब जस्ट इसके नीचे आते हैं तो कौन सा पर्वत विस्तृत हो जाता है, आपका बृहद हिमालय। जस्ट इसके जब नीचे आते हैं तो किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार हो जाता है, आपके बृहद हिमालय का। और बृहद हिमालय के जस्ट नीचे आते हैं तो जो पर्वत श्रृंखला विस्तृत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। ठीक, तो ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य या लघु हिमालय, और ऊपर है ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। और ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है कौन सी, आपकी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि
और एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पास इस वाले क्षेत्र में तिब्बत के पठार का विस्तार है। आप इसे मैप में देखिए, देखिए ये वाला क्षेत्र तिब्बत का पठारी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत का पठारी क्षेत्र। और यहाँ पास जो श्रेणियाँ हैं काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर श्रेणी, तो यहाँ पास ये तीनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ट्रांस हिमालय हो गया, ये तिब्बत का पठार हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि बृहद हिमालय के उत्तर में, बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार का विस्तार है। और एक चीज और पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी बृहद हिमालय के जस्ट उत्तर में स्थित है, तो आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो बृहद हिमालय के उत्तर में जास्कर श्रेणी और तिब्बत के पठार का विस्तार है। कौन कौन सी श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी और तिब्बत के पठार का विस्तार है। ठीक, तो आप, मैं इस चीज को मिटाए देता हूं, डायरेक्ट जास्कर लिखे देता हूं। ये श्रेणी हो गई आपकी जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी के यहां पास बगल में हो गया तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार। ठीक, तो बृहद हिमालय के उत्तर में क्या हो गया आपका, जास्कर श्रेणी और तिब्बत का पठार, और दक्षिण में किसका विस्तार है, तो मध्य या लघु हिमालय का विस्तार है। तो हम कह सकते हैं कि जो बृहद हिमालय की जो श्रेणी है किन दो अवसादों के मध्य विस्तृत है, किन दो क्षेत्रों के मध्य विस्तृत है, तो ये जास्कर और तिब्बत पठार के दक्षिण में और मध्य या लघु हिमालय के उत्तरी क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ठीक, किसके किसके, जास्कर और तिब्बत के पठार के दक्षिण में, मध्य या लघु हिमालय के उत्तर में ये विस्तृत है। तो ये इसकी अवस्था हो गई। अब बात आती है कि ये जो श्रेणी है जास्कर श्रेणी, इनके बीच जो ये गैप पाया जाता है, जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य यहाँ पास जो गैप पाया जाता है, इस गैप के द्वारा ही जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय से क्या हो जाती, अलग हो जाती है। तो ये जो जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य जो गैप पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ITSZ। ITSZ के नाम से इस गैप को जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो सांगपो सचर जोन। किस जोन के द्वारा जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय से अलग होती है, तो इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा। और नीचे आते हैं तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य ये जो गैप पाया जाता है, ये जो गैप पाया जाता है, ये गैप बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से पृथक कर देता है। इस गैप को किस नाम से जाना जाता है, MCT। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार। इसे क्या कहा जाता है, मुख्य केंद्रीय दरार। और मुख्य केंद्रीय दरार MCT के द्वारा बृहद हिमालय से मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्या होता है, पृथक होता है। ठीक, तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी कि किन किन क्षेत्रों में बृहद हिमालय विस्तृत है, तो जास्कर और तिब्बत के पठार के दक्षिण में और मध्य या लघु हिमालय के उत्तर में विस्तार है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और हिमालय की सबसे बड़ी, लंबी और ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये जास्कर श्रेणी से ITSZ के द्वारा अलग होती है, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होती है, और मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तो यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं, इसके विषय पर समझते हैं। अगर आप इस चीज को समझें, जैसे मान लीजिए ये है आपकी जास्कर श्रेणी, ठीक, और जास्कर श्रेणी के जस्ट बगल में ये हो गई आपकी बृहद हिमालय की श्रेणी। ये हो गई बृहद हिमालय, ये हो गई जास्कर। और जास्कर किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक, और ये है आपका मुख्य हिमालय का हिस्सा। बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के जस्ट बगल में कौन सा आ जाता है आपका, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। तो ये जो गैप है, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, MCT। बृहद और मध्य के गैप को MCT, और जास्कर और बृहद के मध्य के गैप को क्या कहते हैं, ITSZ। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है, तिब्बत का पठार। तो यहाँ साइड जास्कर और तिब्बत का पठार हो गया, यहाँ साइड आपका मध्य हिमालय, और इनके मध्य में क्या विस्तृत है आपका, बृहद हिमालय। तो आपसे कभी डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ ले कि किन दो दरारों के मध्य आपके बृहद हिमालय का विस्तार है, तो याद रखिएगा, आपको ITSZ याद रखना है। ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है,
ठीक। तो ITSZ का फुल फॉर्म होता है इंडो सांगपो सचर जोन, और यहाँ साइड जो गैप है उसे हम MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों गैपों के मध्य किसका विस्तार है? बृहद हिमालय का विस्तार है। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ी समझते हैं इसका किन किन देशों में विस्तार है बृहद हिमालय का। देश की बात की जाए तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसका जो सबसे पश्चिमी विस्तार का क्षेत्र है पीओके। अब पीओके वर्तमान में अवैध कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। पीओके वाले क्षेत्र में वर्तमान में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लेकिन ये भूखंड किसका है? आपका भारत का, ठीक। लेकिन वर्तमान में अवैध रूप से कब्जा है पाकिस्तान का, इस कारण हम इसे दर्शाएंगे किसमें? पाकिस्तान में, ठीक। तो इसका पहला विस्तार जो पश्चिमी विस्तार है कहाँ है? पीओके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। फिर भारत में आते हैं तो जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। आप देख सकते हैं कि पीओके पाकिस्तान में से इसकी शुरुआत होती है पश्चिम में, फिर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर ये विस्तृत है। तो ये आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि इसका पश्चिमी विस्तार कहाँ? पीओके पाकिस्तान अवैध कब्जा वाला क्षेत्र, और फिर भारत में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो मैं कह सकता हूं कि भारत में इसका विस्तार 4 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में है, ठीक। तो भारत में बृहद हिमालय 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका विस्तार है, ठीक। इसका जो सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो इसका सर्वाधिक विस्तार भारत और दूसरे नंबर में आपके नेपाल में है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन सा देश आ जाएगा? यहाँ पर पहला देश मिल गया आपको पाकिस्तान, दूसरा देश मिल गया आपका भारत। इसका पाकिस्तान में मुख्य विस्तार नहीं है, सिर्फ पीओके वाले क्षेत्र पर विस्तार है। अब पीओके किसका हिस्सा है? भारत का, लेकिन इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देश है आपका नेपाल। तो आगे इसका विस्तार कहाँ है? नेपाल में, फिर भूटान में। फिर कहाँ है इसका विस्तार? भूटान में। तो देश की बात की जाए तो कितने देश हो गए? पाकिस्तान हो गया, फिर दूसरे नंबर पे हो गया भारत, तीसरे नंबर में हो गया आपका नेपाल, चौथे नंबर में हो गया आपका भूटान, ठीक। और कुछ क्षेत्र इसका तिब्बती पठारी क्षेत्र पर भी विस्तृत है, और तिब्बत पठारी जो क्षेत्र है ये आपके चाइना के अंतर्गत आता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कुछ विस्तार आपके चाइना में भी है। इसकी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं चाइना में भी विस्तृत हैं, इस कारण इसका मैं कुछ विस्तार में कहाँ मान सकता हूं? चाइना के अंतर्गत भी मान सकता हूं। लेकिन मुख्य विस्तार की बात की जाए तो आपके भारत, नेपाल और भूटान में है इसका मुख्य विस्तार, और आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों का विस्तार कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान और चाइना वाले क्षेत्र में। और पाकिस्तान में मैंने बताया कहाँ? पीओके में। और चाइना में जैसे आपका नामचा बरवा शिखर है, कुछ क्षेत्र उसका तिब्बती पठारी क्षेत्र में चला जाता है, इस कारण हम कह सकते हैं कि चाइना में भी इसका कुछ विस्तार है, ठीक। और एक चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है कि इससे अलग होकर सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में विस्तृत है, और बृहद हिमालय से अलग होकर अराकानियोमा म्यांमार में विस्तृत है, ठीक। तो आपने देशों में समझ लिया, और भारत में कितने राज्यों में इसका विस्तार है ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज पर। तो इसकी अगली विशेषता ये है कि देखिए इस पे वनस्पति नहीं पाई जाती, इसमें वनस्पतियां नहीं पाई जाती क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। अब जब वनस्पतियों का अभाव है और वनस्पतियों के अभाव है तो इन पर्वतीय क्षेत्रों पर इनके शिखरों पर ग्लेशियर पाए जाते होंगे। तो इस पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः ग्लेशियरों का ही विस्तार है,
इस पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः ग्लेशियरों का विस्तार है, जिससे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। चाहे आप गंगा कह दीजिए, चाहे यमुना नदी बोल दीजिए, चाहे काली नदी बोलिए, चाहे कोसी, तिस्ता, आपकी गंडक, ये सारी की सारी नदियों का उद्गम आपकी हिमालय पर, बृहद हिमालय में पाए जाने वाले किन्हीं न किन्हीं ग्लेशियरों से होता है। तो हम समझ गए कि इसमें वनस्पतियां नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। तो याद रखिएगा, इसमें मुख्य जो ग्लेशियर हैं जो आपको याद रखना है वो 3 हैं: गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और झेमू ग्लेशियर। ठीक, इस पे 3 ग्लेशियरों को आपको याद रखना है। कौन कौन से? गंगोत्री हिमनद या यमुनोत्री हिमनद और झेमू ग्लेशियर। गंगोत्री हिमनद आपके उत्तराखंड में विस्तृत है और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? आपकी गंगा नदी। और इसी प्रकार यमुनोत्री ग्लेशियर का विस्तार आपके ये उत्तराखंड में ही है और इससे यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक, और जो झेमू ग्लेशियर है इससे तिस्ता नदी का उद्गम होता है और ये कहाँ विस्तृत है? आपके सिक्किम में। तो ये दोनों आपके उत्तराखंड में हैं और ये कहाँ है? आपके सिक्किम राज्य में। ठीक, तो मुख्य आपको 3 ग्लेशियर याद रखना है: गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, ये एक से गंगा का उद्गम होता है और एक से यमुना का उद्गम होता है, और ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और झेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो झेमू ग्लेशियर आपके सिक्किम राज्य में विस्तृत है और यहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। तो ये प्रमुख नदियाँ इससे निकलती हैं और ये प्रमुख 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और इसमें समझते हैं, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी क्षेत्र पर, इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी क्षेत्र पर, मतलब बृहद हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र पर बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। बृहद हिमालय, मैं लिखे दे रहा हूं, बृहद हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में घाटियों का विस्तार है, घाटियों का विस्तार है। ठीक, अच्छा एक चीज और ये समझ लीजिएगा, बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में जनसंख्या का निवास नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि यह बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं और यहाँ मानव बस नहीं सकता है। ठीक, इतना जरूर याद रखिएगा। तो बृहद हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में किसका विस्तार है? घाटियों का। अब घाटी किसे कहते हैं? तो आप ये समझिए, जैसे कि जो मैं दरार पढ़ाया था, जैसे ये पर्वत है, ये एक पर्वत श्रृंखला समाप्त हो गई। ठीक, और इसके नीचे दूसरी पर्वत श्रृंखला निर्मित हो गई। ठीक, अब ये दूसरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पास पहली पर्वत, मान लीजिए बृहद हिमालय है और नीचे मध्य हिमालय है। ठीक, अब मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य इतना तो गैप जो बचा हुआ है, तो ये पूर्णतः जो गैप है, मैं कह सकता हूँ पर दोनों पर्वतों के मध्य के घाटी का क्षेत्र है। 2 पर्वतों के मध्य जो सकरी खाई होती है उसी को हम घाटी कहते हैं। और कैसी घाटी कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। तो ये जो भ्रंश घाटी है, यहाँ पास बृहद और मध्य हिमालय के मध्य, इस क्षेत्र पर किसका निवास हो सकता है? जनसंख्या का निवास हो सकता है। ठीक, तो जैसे ऊपर बृहद हिमालय हो गई और नीचे मध्य हिमालय का क्षेत्र हो गया, इन दोनों पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य विभिन्न घाटियों का विस्तार है, जिसपे विभिन्न चट्टानें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के घास के मैदान भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का भी इन क्षेत्रों पर विस्तार होता है और इस क्षेत्र पर जनसंख्या भी निवास करती है। मैंने क्या बताया कि किन्हीं भी 2 पर्वतों के मध्य का जो गैप वाला क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र पर बहुत सारी घाटियां विस्तृत होती हैं और इन घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या का भी निवास होता है, वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, इस क्षेत्र पर वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की चट्टानें और मिट्टियां भी पाई जाती हैं। ठीक, तो बृहद हिमालय के दक्षिण में बहुत सारी घाटियों का विस्तार है, बहुत सारी घाटियों का विस्तार है और मध्य हिमालय के उत्तरी क्षेत्र पर बहुत सारी घाटियों का विस्तार। तो हम क्रम से उन सारी घाटियों को हम समझने का कार्य करेंगे और थोड़ी थोड़ी उनकी हल्की हल्की विशेषताओं को भी जानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये बृहद, ये ऊपर क्या हो गया आपका? ये बृहद हिमालय, ये है आपका पूरा बृहद हिमालय। ठीक, अब बृहद हिमालय में ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। मान लीजिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पास, ये वाला क्षेत्र, इसे हम मान लेते हैं जम्मू कश्मीर। इसे हम क्या मान लेते हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक, तो यही है आपका ऊपर वाला बृहद हिमालय
और बृहद हिमालय के दक्षिण में आपको पता है क्या किसका विस्तार है, मध्य हिमालय का। ठीक, अब यहाँ पास मध्य जो हिमालय है, मध्य हिमालय बृहद हिमालय से निकलने वाली नदियों से काट दिया गया है। मतलब बृहद हिमालय से निकलने वाली जो नदियां ऊपर से आती हैं तो मध्य हिमालय को काट काट के टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। तो मध्य हिमालय की एक श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है, उसे हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। उसे हम क्या कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी किसका हिस्सा है, तो मध्य हिमालय का हिस्सा है, जो कि मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, जिसका विस्तार आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। तो अब ऊपर है आपका बृहद हिमालय और नीचे है पीर पंजाल श्रेणी किसकी, मध्य हिमालय की। अब इसके मध्य यहाँ पर जो घाटी पाई जाती है, इस घाटी को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इस घाटी क्षेत्र को, ये दोनों हिमालय के मध्य ये जो घाटी क्षेत्र है, इसे हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, कश्मीर घाटी। तो प्रश्न पहला पूछेगा कि कश्मीर घाटी का विस्तार किन दो पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य है, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के मध्य विस्तृत है। और किस राज्य में विस्तृत है, तो ये आपके भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। अब कश्मीर घाटी की विशेषता क्या है, कश्मीर घाटी की विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पास कश्मीर घाटी में केरवा या करेवा मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी, केरवा या करेवा प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये जो केरवा और करेवा प्रकार की जो मिट्टी होती है, ये केसर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। केसर के उत्पादन के लिए केरवा या करेवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जो कश्मीर घाटी है आपके बृहद और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के मध्य विस्तृत है। और इस कश्मीर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती, केरवा या करेवा मिट्टी। और केरवा और करेवा मिट्टी में किसका उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन होता है। तो भारत में केसर का उत्पादन केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र में होता है, वो कि जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में केसर का उत्पादन होता है, कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, केरवा या करेवा मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी किस लिए फेमस है, तो कश्मीर घाटी में केरवा या करेवा मिट्टी पाई जाती है, जिसमें केसर का उत्पादन होता है। तो आप समझ गए होंगे कश्मीर घाटी। तो यहाँ पास मैंने लिख भी रखा है प्रमुख घाटी। तो ये है कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र। कश्मीर घाटी का विस्तार कहाँ है, आपके बृहद और पीर पंजाल श्रेणी। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली घाटी को समझते हैं। अगली घाटी को हम समझते हैं। देखिए ऊपर तो आपका बृहद हिमालय ही है, ऊपर आपका बृहद हिमालय है और नीचे मध्य हिमालय की एक श्रेणी विस्तृत है। नीचे मध्य हिमालय की एक श्रेणी विस्तृत है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आगे हो गया आपका बृहद हिमालय। और नीचे मध्य हिमालय की श्रेणी हो गई धौलाधर श्रेणी। ठीक, धौलाधर श्रेणी किसका हिस्सा है, तो मध्य हिमालय का। और ये धौलाधर श्रेणी विस्तृत कहाँ है, तो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ विस्तृत है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी कहाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य बहुत ही छोटी छोटी 3-4 घाटियों का विस्तार है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कांगड़ा घाटी, दूसरी घाटी जो है यहाँ कुल्लू घाटी, तीसरी घाटी है इस क्षेत्र में लाहुल घाटी, और चौथी जो घाटी है इस क्षेत्र में उसे हम स्फीति घाटी के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्फीति घाटी। ठीक, तो आपके ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र की बात की जा रही है, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य की। ठीक, हिमाचल प्रदेश राज्य में बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी के मध्य 4 घाटी क्षेत्रों का विस्तार है। कौन कौन सी, सबसे पहले कांगड़ा घाटी, दूसरा है कुल्लू घाटी, तीसरा है लाहुल घाटी, और चौथा है आपका स्पीति घाटी। कौन सी, स्फीति घाटी। इसमें आप याद रखिएगा जो कुल्लू घाटी है, इसे देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी। और इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता है कुल्लू घाटी की, इसे देवताओं की घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दशहरा के अवसर पर 7 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा त्यौहार को कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है कुल्लू घाटी में? तो 7 दिनों का त्यौहार यहाँ दशहरा का मनाया जाता है। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं, धौलाधर श्रेणी, इनके मध्य 4 घाटियां हैं, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी और स्पीति घाटी। इस पे कुल्लू घाटी की विशेषता याद रखिए कि इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है और इसमें दशहरा का जो पर्व है 7 दिनों तक आयोजित होता है। ठीक, बाकी 3 घाटियों की चर्चा मध्य हिमालय में पुनः की जाएगी, जिसके अंतर्गत इनमें हम डिटेल से समझेंगे कि इन घाटियों की विशेषताएं क्या क्या है। अभी आप इतना याद रखिए कि कश्मीर घाटी कहाँ है आपके? तो कश्मीर बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, उसमें क्या पाया जाता है? केरवा मिट्टी और केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य 4 घाटियां हैं, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल और स्पीति, जिसमें कुल्लू को याद रखना, इसे देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे राज्य आता है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ऊपर वाली श्रेणी आपकी बृहद हिमालय की ही रहेगी और नीचे वाली जो श्रेणी है आपके उत्तराखंड में मध्य हिमालय की, उसे क्या कहा जाता है? नागटीबा की श्रेणी, नागटीबा की श्रेणी। और इसी के बगल में उत्तराखंड में एक और श्रेणी है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय की, जिसे हम कहते हैं, 2 श्रेणियां यहाँ पास, एक है मसूरी की श्रेणी, मसूरी श्रेणी, और एक है नागटीबा श्रेणी। ये पूरी दोनों की दोनों श्रेणियां किसकी हैं? मध्य हिमालय की, और कहाँ विस्तृत है? आपके उत्तराखंड में। जिस प्रकार कश्मीर घाटी में, कश्मीर वाले क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी, आपके हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में धौलाधर श्रेणी, उसी प्रकार आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मसूरी और नागटीबा की श्रेणियां विस्तृत है। ठीक, तो मसूरी और नागटीबा वाले क्षेत्र में जो घाटी विस्तृत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे याद रखिएगा, मसूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये भारत का प्रमुख पर्यटक स्थान होता है, ये भारत का प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पास कि मसूरी घाटी कहाँ विस्तृत है? आपके उत्तराखंड क्षेत्र में। और कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति, लाहुल, ये कहाँ विस्तृत है? आपके हिमाचल प्रदेश में। और एक घाटी और याद रखिए, आप आपके नेपाल में जो बृहद हिमालय है, तो ऊपर है बृहद हिमालय और नीचे नेपाल में जो श्रेणी है मध्य हिमालय की, उसे हम कहते हैं महाभारत श्रेणी। उसे क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी। तो बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य जो नेपाल में घाटी विस्तृत, उसे हम कहते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। तो बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय की, इनके मध्य काठमांडू घाटी का विस्तार है। तो कितनी घाटियां हमने समझा? सबसे पहले कश्मीर घाटी, पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य आपका जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य 4 घाटियां, कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति और लाहुल घाटी। और उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी घाटी, बृहद और मध्य हिमालय के मध्य, और आपके बृहद और महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय के मध्य काठमांडू घाटी नेपाल में विस्तृत है। तो इतनी घाटियां आपको याद रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख शिखर, बृहद हिमालय में पाए जाने वाले जो प्रमुख शिखर हैं, प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, तो हम उनको समझने का कार्य करते हैं। देखिए, बृहद हिमालय की बात की जाए तो ये है, जैसे मान लीजिए आपका बृहद हिमालय, ये हो गया आपका पूर्वी पोर्शन बृहद हिमालय का, और ये हो गया आपका पश्चिमी पोर्शन। तो इसके पश्चिम में पीओके वाले क्षेत्र पे एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम क्या कहते हैं? नंगा या नागा पर्वत, नंगा या नागा पर्वत। ये कहाँ है? आपके पीओके में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई आपको याद रखना है 8126 मीटर।
इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। ठीक, ये कहाँ विस्तृत है? पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इस आपकी बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो नंगा या नागा पर्वत शिखर, जो कि पीओके वाले क्षेत्र पर विस्तृत है। फिर इसके जस्ट बगल में आते हैं, ये हो गया आपका पीओके वाले क्षेत्र। जस्ट इसके बगल में आते हैं तो आपके उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बृहद हिमालय की जो चोटियां हैं आपके उत्तराखंड राज्य में विस्तृत हैं। सबसे पहली जो चोटी है उसे हम कहते हैं बंदरपुंछ की चोटी। सबसे पहली चोटी है बंदरपुंछ। दूसरे नंबर में जो चोटी है उसे हम कहते हैं बद्रीनाथ। उसे क्या कहा जाता है? बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो चोटी है यहाँ उत्तराखंड में उसे कहा जाता है कामेत। ठीक, कौन कौन सी होगी? नंगा पर्वत शिखर, फिर बंदरपुंछ की चोटी, बद्रीनाथ की चोटी और कामेत की चोटी। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं उत्तराखंड में ही, तो एक पर्वत शिखर और है यहाँ पास जिसे हम क्या कहते हैं? दूनागिरी। क्या कहा जाता है इसे? दूनागिरी शिखर। ये भी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। ये क्रम याद रखना है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा जाता है पर्वतों को। निम्न में से पूछ लेगा, निम्न में से दी गई पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व में संयोजित कीजिए। तो ये क्रम याद रखना है कि सबसे पश्चिमी हो गया नंगा या नागा पर्वत, फिर आपका हो गया बंदरपुंछ शिखर, फिर हो गया बद्रीनाथ शिखर, फिर हो गया कामेत शिखर, फिर हो गई दूनागिरी। दूनागिरी के आगे हम आते हैं तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर जिसे आप क्या कहते हैं? नंदा देवी। नंदा देवी ये कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड राज्य में। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितना है? 7816 मीटर। ये उत्तराखंड में विस्तृत बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एक कामेत श्रेणी है, इस कामेत श्रेणी की ऊंचाई है 7756 मीटर। और इस कामेत श्रेणी उत्तराखंड में विस्तृत, ये है आपकी कामेत श्रेणी, ये वाली। ये जो कामेत श्रेणी है उत्तराखंड में बृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची हो गई नंदा देवी और दूसरी सबसे ऊंची हो गई कामेत। इसकी है 7756 मीटर ऊंचाई और इसकी है 7816 मीटर ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं तो नंदा देवी के बाद इस क्षेत्र में आपकी एक श्रृंखला है जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिशूल श्रेणी। त्रिशूल श्रेणी। ठीक, तो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले हो गई बंदरपुंछ, फिर बद्रीनाथ, फिर कामेत, फिर दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा है पीओके। पीओके में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नंगा पर्वत शिखर या नागा पर्वत शिखर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8126 मीटर। फिर आते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर जब हम आते हैं तो उत्तराखंड में हमने 7 पहाड़ियां पढ़ी। सॉरी, उत्तराखंड में कुल पहाड़ियां कितनी हैं बृहद हिमालय की? प्रमुख 6, और टोटल आपके नागा पर्वत से मिलाकर यहाँ तक उत्तराखंड वाले शिखर की संख्या कितनी हो जाती? 7। ठीक, तो 6 पर्वत शिखर हैं आपके उत्तराखंड में। बंदरपुंछ की शिखर जिसकी ऊंचाई है 6316 मीटर। बद्रीनाथ का शिखर है 7138 मीटर। फिर है तीसरे नंबर पे कामेत शिखर जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। फिर है दूनागिरी शिखर जिसकी ऊंचाई है 7066 मीटर। और फिर है आपका 6वें नंबर में, सॉरी 5वें नंबर, उत्तराखंड का 5वें नंबर में बृहद हिमालय का 6वां 7816 मीटर की ऊंचाई का नंदा देवी शिखर। और फिर है त्रिशूल शिखर 7120 मीटर। ठीक, तो उत्तराखंड में टोटल कितने शिखर हैं? तो 6, 3 ये बंदरपुंछ, बद्रीनाथ, कामेत, और 3 ये दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। और टोटल नागा को मिला दिया जाए, नंगा को मिला दिया जाए तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7, आपके पीओके से लेकर उत्तराखंड तक। ठीक, तो प्रश्न क्या बनेगा? पहले तो आपको ये क्रम याद रखना है, इसी क्रम में आपको चीज़ों को याद रखना है। अब प्रश्न जो बनने की स्टेज आती है, आप समझिएगा, पूछेगा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी चोटी जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। ठीक, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा कामेत।
जो कॉमेत है उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, नंगा या नागा पर्वत, बंदरपुंछ, बद्रीनाथ, कॉमेत, दूनागिरी, आपका नंदा देवी और त्रिशूल, और अंतिम शिखर कौन सा है आपके उत्तराखंड का, तो त्रिशूल शिखर। अब इसके बाद ये स्टार्ट क्या हो जाता है, नेपाल, और नेपाल के अंतर्गत हम लगभग 5 से 6 श्रेणियों को 5 से 6 चोटियों को हम समझेंगे। सबसे पहली चोटी यहाँ नेपाल में जो विस्तृत है उसे हम कहते हैं धौलाधर, उसे क्या कहते हैं, धौलाधर। फिर उसके बाद जो चोटी विस्तृत है यहाँ उसे हम कहते हैं अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक, अगला जो शिखर है उसे हम कहते हैं मनसालू, उसे क्या कहा जाता है, मनसालू। ठीक, इसी क्रम में याद रखना है, नेपाल में सबसे पहले हो गया धौलाधर चोटी, फिर अन्नपूर्णा चोटी, फिर मनसालू की चोटी, फिर अगली है गौरी शंकर की चोटी। कौन सी, गौरी शंकर, गौरी शंकर शिखर। ठीक, ये भी कहाँ है आपके नेपाल में। फिर गौरी शंकर के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे आप क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। पहली चीज आपको ये याद रखना है, किस देश में स्थित है, तो नेपाल में। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो बृहद हिमालय का भाग है। और ये बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिस कारण इस चोटी को आप कह सकते हैं पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। पर्वत शिखर की रानी किसे कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। और इसका विस्तार कहाँ है, आपके बृहद हिमालय में, और बृहद हिमालय कहाँ, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848.86 मीटर, ये नया आंकड़ा है इसका, 8848.86 मीटर कहाँ विस्तृत है, आपके नेपाल में। और इसे क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी। 2 प्रश्न और आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। यहां पास लिखे दे रहा हूं, सागर माथा। ठीक, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमो लोंगमा के नाम से जाना जाता है, चोमो लोंगमा। ठीक, तो 2 नाम और याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट के, एक चोमो लोंगमा तिब्बत में कहा जाता है, और आपके नेपाल वाले क्षेत्र में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो समझ में आई बात। मूल नाम है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में विस्तृत है, बृहद हिमालय का पार्ट है। ठीक, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि बृहद हिमालय नेपाल में विस्तृत है। इसे पर्वतों की रानी, तिब्बत में इसे चोमो लोंगमा, और आपके नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक और शिखर याद रखिएगा, एक और शिखर है नेपाल में, मकालू। क्या नाम है इसका, मकालू। ठीक, और मकालू एक बार हम इनको यहाँ पास समझ लेते हैं। नेपाल में सबसे पहली श्रेणी है धौलागिरी, दूसरी है अन्नपूर्णा, तीसरी है मनसालू, चौथी है गौरी शंकर, 5वीं है माउंट एवरेस्ट और 6वीं है मकालू। इनमें से कुछ की आपको ऊंचाई याद रखना है। इन सभी नेपाल में जो ये पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत हैं, इनमें से सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम कहते हैं मकालू। मकालू नेपाल में स्थित जो बृहद हिमालय है उसकी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उसकी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और तीसरी है आपकी धौलाधर, और चौथी है आपकी अन्नपूर्णा शिखर। ठीक, और तो आपकी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का आंकड़ा आपको याद रखना है। और ये 6 चोटियां आपकी कहाँ विस्तृत है, आपके माउंट नेपाल में बृहद हिमालय के पार्ट के रूप में। ठीक, तो यहाँ तक की श्रेणी आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर बंदरपुंछ, बद्रीनाथ, कॉमेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, फिर नेपाल में धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू शिखर। ठीक, अब एक चीज और याद रखिएगा, प्रश्न पूछ ले कि दुनिया का दूसरा सबसे
सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है गाडविन ऑस्टिन K2, जो कि काराकोरम श्रेणी आपके पीओके वाले क्षेत्र पर विस्तृत है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, तो काराकोरम में विस्तृत गाडविन ऑस्टिन K2 दुनिया का सबसे ऊंचा है, दूसरा सबसे ऊंचा है। और सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और तीसरा सबसे ऊंचा पूछे तो तीसरे की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दुनिया का तीसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ होता है? सिक्किम में। और सिक्किम में एक पर्वत चोटी है जिसे हम कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं? कंचनजंगा। कंचनजंगा का विस्तार कहाँ है? सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, 5,898 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो कंचनजंगा है ये आपके सिक्किम में विस्तृत है और मूल भारत की, मुख्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा शिखर मूल भारत की कैसी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसका विस्तार आपके सिक्किम में है और ये मूल भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब मूल भारत और संपूर्ण भारत में अंतर क्या है? तो याद रखिएगा, जब हम पीओके वाले क्षेत्र पर, जो इस पर पाकिस्तान का अधिकार है, अगर उस हिस्से को अगर हम भारत में शामिल करते हैं तो संपूर्ण भारत बन जाता है। और पीओके में आपको पता है K2 स्थित है, गाडविन ऑस्टिन K2। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? आपकी गाडविन ऑस्टिन K2। तो गाडविन ऑस्टिन K2 को अगर हम पीओके को शामिल कर लेते हैं तो सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी हो जाती है? गाडविन ऑस्टिन K2। लेकिन अगर हम पीओके को हटा देते हैं तो कंचनजंगा मुख्य भारत में स्थित है, यानी सिक्किम राज्य में स्थित है, तो फिर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? कंचनजंगा। ठीक, तो कंचनजंगा बृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला है, आपके भारत की सबसे ऊंची है, मूल भारत की। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो संपूर्ण भारत की गाडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा का स्थान आता है। तो संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, फिर कंचनजंगा, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है संपूर्ण भारत की नंदा देवी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है संपूर्ण भारत की? नंदा देवी। और चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई है 7758 मीटर। और पांचवी पूछ ले तो याद रखिएगा कौमेत चोटी। ठीक, तो 5 आप 3 ही याद रख लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन मूल भारत की बात की जाए तो मूल भारत की सबसे ऊंची कंचनजंगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो जाएगी, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा हो जाएगी, और चौथी कौन सी हो जाएगी? आपकी कौमेत। ठीक, तो आगे तो ये हो गया सिक्किम में विस्तृत है। और जस्ट आगे जब हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो बृहद हिमालय में सबसे पूर्वी स्थान पर आपके तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में सबसे पूर्वी शिखर विस्तृत है, जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा की बात की जाए, इसकी ऊंचाई 7758 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7758 मीटर। और संपूर्ण भारत में अगर इसको देखा जाए तो ये संपूर्ण भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो एक बार हम सारे पर्वतों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले पीओके में है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। दूसरे नंबर में हम आते हैं तो बंदरपुंछ 6316 मीटर, बद्रीनाथ 7138 मीटर, कामेत 7756 मीटर, दूनागिरी 7056 मीटर, नंदा देवी 7816 मीटर, त्रिशूल 7120 मीटर। ये सब की सब कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे ऊंची उत्तराखंड की नंदा देवी और दूसरी सबसे ऊंची कामेत की चोटी। आगे बढ़ते हैं नेपाल में, तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, जिसमें नेपाल में सबसे ऊंची है एवरेस्ट, फिर उसके बाद है मकालू। और बृहद हिमालय की बात की जाए तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की ऊंची है, और दूसरी सबसे ऊंची है कंचनजंगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। तो इतना आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम में कंचनजंगा का विस्तार है 8558 मीटर ऊंची है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा का विस्तार है जो कि 7758 मीटर ऊंची है। तो अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए तो हिमालय पर्वत की अगर आप चोटियों का क्रम जानेंगे सबसे ऊंचाई से लेकर, तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले आपकी माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो आपकी कंचनजंगा आ जाएगी।
कंचनजंगा, और तीसरे नंबर में आप देखेंगे तो मकालू आ जाएगी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? मकालू। बृहद हिमालय की अगर बात की जाए, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये किससे संबंधित है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दूसरे में कंचनजंगा और तीसरे नंबर में मकालू, और चौथे नंबर में अगर बात की जाए तो चौथे नंबर में आपका आ जाएगा नंगा पर्वत, और पांचवें नंबर में यदि बात की जाए तो पांचवें नंबर में क्या आ जाएगा आपका? नामचा बरवा। ये आपकी नामचा बरवा कह रहा हूं, धौलागिरी। ठीक, ये आपकी बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं सबसे ऊंची क्रम से। तो 5 याद रख लेंगे, उतने में काम हो जाएगा। लेकिन भारत की बात की जाए तो जब संपूर्ण की भारत की बात की जाएगी तो K2 सबसे ऊंचा होगा पहले नंबर में, जो कि विस्तृत है पीओके में और काराकोरम श्रेणी का भाग है। दूसरे नंबर में हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक, तीसरे नंबर में हो जाएगी आपका नंदा देवी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी नंदा देवी। चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नामचा बरवा भारत के दृष्टिकोण से, नामचा बरवा भारत के दृष्टिकोण से। और पांचवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी कामेत, पांचवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कामेत। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी कामेत उत्तराखंड में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और K2 पीओके वाले क्षेत्र में। तो ये संपूर्ण भारत की बात की जाए तो सबसे ऊंचा K2, फिर कंचनजंगा, फिर नंदा देवी, फिर नामचा बरवा, फिर कामेत। इन सब की ऊंचाई यहाँ लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक क्रम और समझ लीजिए, जब हम पीओके को हटा देते हैं तो मूल भारत की सबसे ऊंची चोटियों का क्रम समझ लीजिए। तो मूल भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो मूल भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। दूसरे नंबर में आ जाएगा आपका, दूसरे नंबर में किसका स्थान आ जाएगा? नंदा देवी। तीसरे नंबर में आपका नामचा बरवा। ये मूल भारत की बात की जाए जब, ठीक, नामचा बरवा। और चौथे नंबर में क्या आ जाएगा आपका? कामेत शिखर। तो इतना ऊंचाई के क्रम में इतनी बातें आपको याद रखना है। तो हिमालय पर्वत की हमने आज की वीडियो में बृहद हिमालय को पूरे विस्तार तरीके से पूरे डिटेल के साथ कवर किया है। ठीक, अब कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो मध्य हिमालय से संबंधित होगी और उसको भी हम पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। और उसके अंतर्गत हम ये जो घाटियों को, कुछ घाटियों को जो मैं छोड़ दिया हूँ उसके अंदर हम इन घाटियों को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।